हेलो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं एसीसी बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 जो कि है कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स। अगर थोड़ा ईयर वगैरह में चेंज होगा आपकी बुक के अंदर तो चैप्टर नंबर थोड़ा चेंज हो सकता है। बाकी आप देखना कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स कहाँ पर है, तो हम ये वाले जो है एग्जाम के सॉल्यूशन करने वाले हैं। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा यहाँ पे नोट्स टाइप है जो कि आप लोग पढ़ोगे तो इसके बाद हम एग्जाम किट करेंगे तो काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। पोर्टर के बारे में है, उनकी जो 5 फोर्सेस की मॉडल थे और जो उनकी वैल्यू चेन वगैरह थी उनके बारे में पढ़ेंगे ताकि आप जो है एग्जाम किट के सॉल्यूशन अच्छे से कर लो। और ये पता रहेगा तो भाई देखो, एक बढ़िया बात ये रहेगी कि आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को कर पाओगे। और चलो फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले 5 फोर्सेस मॉडल जो थी, उनकी 5 फोर्सेस के मॉडल दे रखे थे। इस मॉडल में क्या था कि जो भी कॉम्पिटिटिव फोर्सेस होती हैं एक इंडस्ट्री के अंदर, उसको अंडरस्टैंड करना, उसकी अट्रैक्टिवनेस को और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को। मतलब मेन फोकस जो था उनका कॉम्पिटिटिव फोर्सेस के अंदर था कि अगर एक बिजनेस वगैरह होता है तो उसके अंदर जो भी कॉम्पिटिशन वगैरह आता है वो सब चीज़ों की वजह से क्या क्या फोर्सेज आती है। तो उन्होंने 5 फोर्सेज बताई थी। सबसे पहले जो थी वो थी थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस। ठीक है, सबसे पहली थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस जिसमें क्या था, रेफर्स टू हाउ इजी और डिफिकल्ट इट इज़ फॉर न्यू कॉम्पिटिटर्स टू एंटर द इंडस्ट्री। मान के चलो यार, अभी मार्केट में कितने सारे लोग जो हैं पहले से बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, तो जो नए लोग आएंगे उनके लिए क्या होगा, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस, यानी कि पहले से ही सारे लोग वेल इस्टेब्लिश हैं, सब लोग अच्छे से काम धंधा अपना संभाल रहे हैं। तो अब जो नए लोगों को आने हैं उनको जो है वो दिक्कत आ सकती है, तो उस वो होता है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस। इसके अंदर क्या होता है, हाई बैरियर्स होते हैं, जैसे कि आपकी स्टार्टअप कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई लगती है और गवर्नमेंट के रेगुलेशन, कितने सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। स्ट्रॉन्ग की ब्रांड रॉयल्टी मीन लेस थ्रेट। जितनी ज़्यादा ब्रांड की लॉयल्टी ज़्यादा होगी, मान लो आप पहले से ही काम वगैरह करते आ रहे हो तो उसमें कस्टमर्स की लॉयल्टी ज़्यादा होती है, तो आपको उसमें थ्रेट जो है वो कम देना पड़ेगा। लेकिन न्यू एंट्रेंट्स जो नए नए मार्केट के अंदर आए हैं, जिन्होंने पहले कुछ काम वगैरह नहीं करा, तो ये सोचो कि पहले से ही कितने सारे जो हैं कस्टमर्स ऑलरेडी ब्रांडेड लॉयल्टी वाले जो बिजनेस है उनसे ही काम वाम करा रहे होंगे, तो नए वाले लोगों के पास क्यों आएंगे। तो ये होता है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस। आगे चलते हैं, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। इसके अंदर जो है वो सप्लायर्स के पास एक पावर होती है जो कि होती है बार्गेनिंग की। इसमें देखो क्या होता है, हाउ मच इन्फ्लुएंस सप्लायर्स क्या हैव ऑन प्राइजेज एंड क्वालिटी, क्योंकि इफ़ फ्यू सप्लायर्स एग्जिस्ट और स्विचिंग सप्लायर्स इज हार्ड, दे हैव हाई पावर। मान के चलो कि आप लोग जो है वो पर्टिकुलर किसी चीज़ के अंदर डील करते हो और वो चीज़ बहुत कम लोगों के पास अवेलेबल है। आप देखो, आपको पहले किसी से सामान खरीदना है, फिर आगे जाके आपको बेचना होगा, ठीक है। तो अगर वो आपको आगे जाके सामान बेचना है तो उसमें दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि सप्लायर ही आपके पास कम है। अब वो सप्लायर आपको वो सामान बेचने के लिए जो है वो हाई प्राइसेस चार्ज करेंगे और आपको वो हाई प्राइस में ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास और कोई चारा है ही नहीं, ठीक है। तो ये होता है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। इसके बाद चलते हैं बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। बायर्स के पास जो है वो भी थोड़ी सी बार्गेनिंग पावर्स होती है, यानी कि कस्टमर्स के पास। उनके पास क्या क्या होता है, देखो, द एबिलिटी ऑफ कस्टमर्स टू डिमांड लोअर प्राइजेस और बेटर क्वालिटी। आप लोग मार्केट वगैरह में जाओगे, मान लो सब्जी मार्केट में जाओ या फिर कोई भी ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे बार्गेन वगैरह हो सकता है। वो कहेंगे कि हम टमाटर प्याज जो है वो 40 रुपये के दे रहे हैं। आप लोग कहोगे नहीं भैया बार्गेन कर लो, थोड़ा 40 की जगह 30 दे दो, 30 की जगह 20 दे दो, ठीक है। इन सब चीज़ों में जो लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा आगे निकलती हैं, वैसे ऐसा नहीं है लड़के नहीं करते हैं, लड़के भी काफ़ी जगह कर लेते हैं। आप लोग ऑटो रिक्शा पे जा रहे हो या फिर कहीं पे भी जा रहे हो, आपने कहा वो भैया मांग रहे हैं कि यार 100 रुपये दे दो, आप लोग कहोगे नहीं भैया 80 रुपीज़ काफ़ी हैं। तो ये क्या होता है, बार्गेनिंग पावर कस्टमर की होती है। इसमें क्या होता है, मोर पावर इफ़ देयर आर मैनी ऑल्टरनेटिव्स और बायर्स परचेज इन लार्ज वॉल्यूम। मान के चलो ये बायर है, ये आपसे काफ़ी वॉल्यूम में सामान खरीदता है, ठीक है। तो अब आप लोगों को क्या है कि अगर ज़्यादा वॉल्यूम में खरीदा थोड़ा सस्ते में भी देना पड़ेगा, या फिर अगर वो कहता है कि भैया चलो मैं आगे से तेरे से सामान ही नहीं खरीदूँगा, जा जो करना है कर ले, फिर आपको क्या करना पड़ता है, कस्टमर्स को सामान देना ही पड़ता है, क्योंकि वो आपके जो हैं वो ज़्यादा सामान वगैरह खरीदते हैं। आगे चलते हैं, थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि चैप्टर में पोर्टर के एग्जाम के सोल्यूशन सारे पोर्टर के हैं, तो ये सब चीज़ें आपको एक थोड़ा सा रिकैप हो जाएगा फटाफट से, तो इसलिए कर रहे थे हम लोग। थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट में क्या होता है, रिस्क दैट कस्टमर्स स्विच टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। में ऐसा होता है कि यार मान के चलो आप लोग कोक बेच रहे हो और बाकी सारे लोग जो हैं वो पेप्सी बेच रहे हैं, कोक और पेप्सी दोनों बेच रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट, आप लोगों की कोक बिक नहीं रही, सब लोगों को पेप्सी ज़्यादा पसंद आ रही है, तो क्या कहते हैं, कोक वाले के कंपनी के अंदर आया गया, सब लोग पेप्सी को ख़रीद रहे हैं, हमारी कोक को ख़रीद नहीं रहा है। तो इसमें कहता है ये थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट हाइयर कब हो जाता है, जब सब्सटीट्यूट जो है वो चीपर होते हैं, बेटर होते हैं और ईजियर टू एक्सेस होते हैं। जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अगर इनके एग्जांपल में देखो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वर्सेस कार्स है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो क्या करेंगे, मान के चलो आपकी कार है, आपको एक जगह पे जाना है, आपका फ्यूल लग जाएगा मान के चलो 500, ठीक है, एग्जाम्पल है, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, 500 का आपका फ्यूल लग गया। लेकिन अगर आप वही पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाओगे तो आपका फ्यूल वगैरह कुछ नहीं लगना, आपको बस टिकट खरीदनी है और आपकी टिकट जो है वो आ जाएगी 50 में। तो कौन सा सस्ता है, 50 या फिर 500? 50 ना, तो लोग इसको पसंद करेंगे, तो ये हो गया थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट। आगे चलते हैं, इंडस्ट्री राइवलरी, लास्ट फूड्स।
इंडस्ट्री राइवलरी के अंदर भाई साहब ने बताया कि इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमॉन्ग एग्जिस्टिंग फर्म्स, मतलब जो आपस में फर्म्स वगैरह हैं वो भी तो कंपटीशन वगैरह में लड़ने ही आएंगे ना। अगर एक बिज़नेस पहले से ये दोनों बिज़नेस हैं आपस में कंपटीशन कर रहे हैं तो इन दोनों का आपस में भी जो है वो कंपटीशन है। हाई कब हो जाएगा? जब दोनों जो है सेम टाइप के प्रोडक्ट, मान लो एक पानी की बोतल बेच रहा है, दूसरी भी पानी की बोतल बेच रहे हैं, तो दोनों में आपस में सेम कंपटीशन है। इसके बाद ये 5 फोर्सेस थी। इसके बाद अगर हम देखें तो पोर्टर वैल्यू चेन मॉडल है। इसमें जो है आपकी मेन जो है देखो 2 टाइप्स की एक्टिविटीज़ होती हैं। एक होता है प्राइमरी एक्टिविटीज़ और एक आपको सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ दिखती हैं। ये देखो ये है सपोर्ट एक्टिविटीज़, जो कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करती है। प्राइमरी और सपोर्टिंग की एक्टिविटीज़ होती है, देखो प्राइमरी एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व करते हैं या फिर क्रिएट करने में या फिर डिलीवर करने को प्रोडक्ट्स में। अगर आप एक प्रोडक्ट को मान लो बना रहे हो या फिर वो प्रोडक्ट को बनाकर आप लोग आगे जाके डिलीवर वगैरह कर रहे हो कस्टमर की तरफ, तो वो प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर आएगा। इसके अंदर इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस और आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। पहले देखो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स क्या होता है? रिसीविंग एंड स्टोरिंग रॉ मटेरियल। अगर आप इसको एग्जांपल के तरीके में समझना चाहो तो क्या होगा? ये मान के चलो आप लोगों की जो है वो कंपनी है, ये आपकी कंपनी है। आप लोगों ने किसी सप्लायर से जो है, ये आपका सप्लायर है, ये आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, ये सप्लायर ने आपको रॉ मटेरियल दे दिया, तो ये आपके लिए क्या होगा? इनबाउंड लॉजिस्टिक। जब आप रिसीव करते हो या फिर स्टोर करते हो, ये सप्लायर ने आपको रॉ मटेरियल भिजवाया, अब आपने रिसीव कर लिया, इसको अपनी कंपनी में स्टोर कर लिया, तो वो आपके लिए इनबाउंड लॉजिस्टिक्स है। ऑपरेशन क्या होगा? कन्वर्टिंग इनपुट्स इनटू फाइनल प्रोडक्ट्स। अब जो रॉ मटेरियल आपके पास आया था, आपने इससे जो है वो फिनिश प्रोडक्ट बनाया, फिनिश गुड्स बनाए काइंड ऑफ। तो कच्चा माल आया था, फिर आप लोगों ने मान के चलो कपड़ा आया था, कपड़े से आप लोगों ने शर्ट बना दी, कपड़ा आया, वो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स है। उससे आप लोग जो है वो फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हो, तो हो गया ऑपरेशंस की प्रोडक्ट बनाया। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स वो होता है कि डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोडक्ट टू कस्टमर। अब आपने शर्ट बना ली, शर्ट को आप जाके कस्टमर्स को दे दोगे, तो आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में आ जाएगा। इसके बाद इतना ही काफ़ी नहीं रहता, आप लोगों को आगे पता है कि मार्केटिंग और सेल्स भी करनी पड़ती है। अपना जो भी जैसे हमने हम शर्ट बनाई है, तो शर्ट को प्रमोट करो, सेल करो उस प्रोडक्ट को। लास्ट में आता है सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विसेज, मेंटेनेंस सपोर्ट। जैसे कि मान के चलो अभी तो हम शर्ट का एग्जांपल ले रहे थे, तो आप लोगों ने गारंटी वारंटी ये दे दी कि अगर 1 महीने के अंदर अंदर मतलब कुछ भी शर्ट वगैरह में दाग वगैरह, मतलब बहुत अच्छी शर्ट है, अगर कुछ ख़राब हो जाती है तो हमारे पास आ जाना। आफ्टर सेल सर्विसेज वगैरह दे दी। बाकी शर्ट में इतना कुछ नहीं होता, कोई और इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा चीज़ें होती तो ज़्यादा बढ़िया रहता, बट कोई नहीं, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल की तरह लो। इसके बाद ये सारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ थी। अब आगे जो होता है वो सपोर्ट एक्टिविटीज़ आता है। इसके अंदर जो होता है वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करता है, जैसे कि फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्म की क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि कंपनी में क्या क्या सिस्टम चलते हैं, लीगल क्या क्या है, फाइनेंस क्या क्या है, मतलब पूरा ये सब चीज़ों के अंदर की कंपनी पूरी सराउंडेड किस चीज़ से है। इसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जैसे कि रिक्रूटिंग, अगर आप ट्राई या फिर ट्रेनिंग स्टाफ करनी हो, आप लोगों को कंपनी में कौन कौन से पर्सनल या फिर जो भी एम्प्लॉयज़ वगैरह उनको हायर करना है, किनको ट्रेनिंग देनी है, किनको नहीं देनी, ठीक है, तो ये सब चीज़ें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आता है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोसेस इंप्रूवमेंट, आप लोगों को नए नए जो प्रोडक्ट्स बनाने हैं उसकी रिसर्च वगैरह करो, प्रोसेस को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, वो सब बातें टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में। प्रोक्योरमेंट में जैसे कि परचेजिंग मटेरियल्स और रिसोर्सेज, ये सब चीज़ें जो आएंगी प्रोक्योरमेंट में आएंगी। और इसके बाद आप देखो लास्ट में ये लिखा है, गोल इज टू मैक्सिमाइज वैल्यू क्रिएशन वाइल मिनिमाइजिंग कॉस्ट टू बिल्ड अ सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एज। मतलब वही है कि हमारी कॉस्ट सबसे कम लगनी चाहिए और जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा आनी चाहिए। ये वैल्यू चेन का मॉडल है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हों, और अगर ये समझ में आ गया तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है, क्योंकि वाटर से ही सारे इसके आंसर्स हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एफ कंपनी सेल्स मोटर व्हीकल्स बेच रहे हैं कंट्री वी के अंदर। उन्होंने रिसेंटली डिस्कवर करा कि गवर्नमेंट जो है वो अब एक प्लान कर रही है कि मेजर ओवरहॉल लाया जाए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर कंट्री वी के अंदर, यानी कि विच विल सिग्निफिकेंटली इंक्रीज इट स्पीड एंड कंफर्ट वाई लोअरिंग द कॉस्ट टू मेक इट अट्रैक्टिव टू इंडिविजुअल। यानी कि मोटा मोटा तौर पे ये बात समझ के चलो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो आप लोग को सस्ता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स के अंदर, कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो ज़्यादा बढ़िया चल रही है, तो अब लोग प्रेफर क्या करेंगे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स को, और जो पर्सनल कार्स वगैरह उस पर कम ट्रैवल करने को प्रेफर करेंगे, तो सीधा सीधा थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स है। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि ये थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स क्यों है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105, एक्स कंपनी ऑफर्स अकाउंटेंसी ट्रेनिंग कोर्स। ठीक है, अकाउंटेंसी का ट्रेनिंग कोर्स देती है एक्स कंपनी। द मार्केट इज ग्रोइंग क्विकली एंड एक्स के कोर्सेज जो हैं वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हैं टू दोज ऑफर बाय, मतलब उस वो जो है वो अलग कोर्स ऑफर करता है, और जो उसके राइवल्स वगैरह हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, वो अलग कोर्स ऑफर करते हैं। ठीक है, एनी न्यू कंपनी विशिंग टू टीच अकाउंटेंसी कोर्स मस्ट ऑब्टेन एक्रेडिटेशन बाय द वेरियस अकाउंटेंसी ऑर्गेनाइजेशन। मान के चलो ये आप लोग हो, ठीक है, ये कंपनी पहले से अकाउंटेंसी दे रही थी, ये जो है वो अलग अलग कोर्सेज देते हैं, अकाउंटेंसी नहीं देते। अब आप लोगों को अगर अकाउंटेंसी खोलनी है तो फिर आपको अलग अलग अकाउंटेंसी के ऑर्गेनाइजेशन से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, और वो परमिशन लेने के लिए आपको काफ़ी साल लग जाने वाले हैं। ठीक है,
तो अब इसमें पूछ क्या रहा है, बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी मेड अबाउट एक्स कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। मेन तो देखो उसका जो राइवल है वो अकाउंटेंसी का करनी रहे, तो यहाँ पे तो कोई कंपटीशन मतलब लगभग ज़ीरो के बराबर है। और अगर आप इसके बाद देखोगे जो नया अकाउंट अगर खोलना चाहेगा तो उसको काफ़ी साल लग जाएंगे परमिशन लेने के लिए, तो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव जो है वो हमें दिखने जाए। देखो कॉम्पिटिटिव राइवलरी इज़ लाइकली टू बी लो। इसके बाद सप्लायर पावर इज़ लाइकली टू बी लो, बैरियर टू एंट्रीज आर लाइकली टू बी लो, या फिर द थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट इज़ लाइकली टू बी लो। ठीक है, तो इसमें से देखो सबसे ऑप्शन डी ऑप्शन पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमारे को मेन फोकस किस पे दिखा रखा है कि ये देखो एनी न्यू कंपनी विशिंग टू टीच अकाउंटेंसी कोर्सेज मस्ट ऑब्टेन एक्रेडिटेशन बाय द वेरियस अकाउंटेंसी ऑर्गेनाइजेशन, अ प्रोसेस विच कैन टेक सेवरल ईयर्स। सेवरल ईयर्स का मतलब होता है काफ़ी साल ले सकती है। इसका मतलब है कोई मतलब अकाउंटेंसी की लाइन में आना पसंद ही नहीं करेगा, और जो आपका थ्रेट है न्यू एंट्रेंट की नए बंदे जो है मार्केट में आएंगे वो सबसे ज़्यादा जो है वो लो होने वाला है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 में। देखो आपको पूछ रहा है कि अगर हाई इंडस्ट्री की जो फिक्स कॉस्ट है वो ज़्यादा होगी तो वुड नॉट बी कौन सा जो है वुड नॉट बी एक्सपेक्टेड टू बी एन इशू विद इन विच वन ऑफ पोर्टर्स 5 फोर्सेज। पोर्टर की 5 फोर्सेज जो है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब आपसे पूछा कि फिक्स कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, फिक्स कॉस्ट का मतलब हो गया जैसे कि मान लो आप लोग कंपनी है उधर रेंट देते हो 50,000 रुपीज़। अब आप कुछ प्रोडक्शन करो ना करो जैसे भी करो आपको 50,000 देने ही देने हैं, ये आपकी फिक्स कॉस्ट हो गई। तो इसमें आपको जो होता है आपको इतना तो कम से कम सेल्स करनी पड़ेगी कि कम से कम आप 50,000 रुपये तो कमाओ, क्योंकि अगर आप 50,000 कमाओगे तो जितना आपको कम से कम एक्सपेंस 50,000 तो आपका लगना ही लगना है। तो आप रेवेन्यू इतना तो कमाना चाहोगी कि जितना आप एक्सपेंस लग रहा है तो कम से कम रेवेन्यू उतना कमाओ। ठीक है, तो अब इसमें आपसे बताना है कि क्या इशू जो है वो नहीं होने वाला है किसके पोर्टर 5 फोर्सेज के अंदर। सबसे पहली बात कॉम्पिटिटिव राइवलरी। अगर आप देखो आपकी फिक्स कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है तो कॉम्पिटिटिव राइवलरी के अंदर जो है वो बहुत बड़ा इशू बनने वाला है, क्योंकि अगर आपकी फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है सामने वाला जो बंदा है वो इसका फ़ायदा उठा लेगा। आप एग्जांपल लिए आप ये देख लो कि आपको देखो पता है कि आप लोगों को 50,000 की सेल्स करनी है, तो इससे पहली बात दिक्कत ये आ जाएगी कि कस्टमर्स के पास पावर आ जाएगी कि अब देखो आप लोगों को अपना सामान जैसे ना तैसे करके बेचना ही बेचना है। तो कस्टमर्स का ज़्यादा पावर आएगी कि पता है कि भाई इसको सामान बेचना ही बेचना है, तो इसको अपना ये सब चीज़ें करनी है, तो कस्टमर के पास पावर आ जाएगी। अब अगर कस्टमर्स के पास पावर आ जाएगी तो डी ऑप्शन आपका सबसे पहले गलत हो जाएगा। और अगर कस्टमर्स के पास जो पावर है वो ज़्यादा होगी उससे कॉम्पिटिटिव राइवलरी भी बढ़ेगी, क्योंकि अगर आपको पता है कस्टमर्स के पास ज़्यादा पावर है, देखेंगे कि यार ये वाली कंपनी ऐसे जो है वो यहाँ पे कम हो रही है तो कॉम्पिटिटिव राइवलरी बढ़ेगी। सामने वाले जो है वो कम कॉस्ट जैसे न तैसे करके करेंगे और गेम में खेलना चाहेंगे। इसके बाद 2 ऑप्शन बचे थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट, बैरियर्स टू एंट्री। बैरियर्स टू एंट्री में देखो सबसे पहली बात अगर आपकी फिक्स कॉस्ट जो ज़्यादा है सबसे बात बड़ी जो इशू है वही बन जाएगा कि अगर आपको मान लो आपका इतना ज़्यादा आपका कॉस्ट लगने वाला है और अभी आप नए नए बंदे आ रहे हो तो आप कैसे ही कर लोगे। ठीक है, तो थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट जो है वो इसका बेस्ट आंसर बनने वाला है कि अगर आपकी फिक्स कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा भी होती है तो थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स में इतना आपका कोई इशू बनने नहीं वाला, तो इसलिए जो है बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107। व्हेन कंसीडरिंग पोर्टर्स वैल्यू चेन एनालिसिस, पोर्टर की वैल्यू की हमने चेन एनालिसिस पढ़ी थी, तो उन्होंने आउटपुट लॉजिस्टिक्स को क्या बताया था आप लोगों को याद होगा कि हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूट करते थे प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को वही। ठीक है, देखो मैंने सबसे पहले ऑप्शन देखे और यहाँ पे देखो रिसीविंग, यूजिंग, इन्फॉर्मिंग, तो सबसे डिस्ट्रीब्यूटिंग पढ़ते ही मेरे को पता चल गया कि आउटपुट लॉजिस्टिक जो है वो क्या होने वाला है। आप लोगों ने पढ़ा था इनपुट में हम जो है वो रॉ मटेरियल हमारे पास आता है, फिर ऑपरेशन में वो प्रोडक्ट को बनाते हैं और फिर आउटपुट में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो सीधा सीधा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया, हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आगे चलते हैं। कंपनी बाइज केबल फ्रॉम नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, कट्स इट इनटू शॉर्टर लेंथ एंड सेल्स इट टू द वेरियस रिटेलर। ये आप लोगों की कंपनी है, ये सप्लायर है और ये कस्टमर्स हैं। ठीक है, तो ये जो सप्लायर है वो आप लोगों देखो एक केबल जो है वो बाय करते हैं नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर्स से, उसके बाद यहाँ से वो केबल को बाय करा, अब यहाँ पे जो है वो उसको शॉर्टर लेंथ में कट करते हैं ये वाली चीज़, और उसके बाद उसको सेल कर देते हैं आगे वेरियस रिटेलर्स को। तो आपको ये बताना है ये जो आप इसको कट कर रहे हो केबल को वो क्या कहलाएगा। हम लोगों ने पढ़ा था इससे जो हम वो सामान ले रहे हैं वो हमारा इनबाउंड हो जाएगा। अब जो यहाँ पे हम काम कर रहे हैं ना प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो हमारा कौन सा होता है, ऑपरेशंस के अंदर आ जाएगा। उसके बाद अगर हम प्रोडक्ट को आगे दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो आउटपुट में हो जाएगा। लेकिन हमसे क्या पूछा है कि जो आप वायर को शॉर्ट में कट कर रहे हो तो वो किस चीज़ के लिए आएगा, वो आएगा ऑपरेशंस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 109।
A company who sells its products at a price below that of a similar rival product is likely to have adopted a differentiation strategy. बिल्कुल भी नहीं. आप लोगों को पता है फोकस और डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी क्या क्या होता है. तो सबसे पहली बात देखो कि अगर आप लोगों को मान लो कि आपके सामने वाला जो कॉम्पिटिटिव है वो एक किसी प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो 100 चार्ज कर रहा है, लेकिन आप लोगों ने क्या करा है कि आपने जो है वो 100 के आपने देखा सामने वाला 100 कर रहा है, हम लोग 95 कर लेते हैं. तो अगर आपने ऐसे करा है तो इसको डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी जो है वो नहीं कहते हैं, बल्कि डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी तो ऐसा होता है कि आप लोग जो है अपने प्रोडक्ट को लग्जरी टाइप बनाने की कोशिश करते हो, ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो कि मार्केट में वो ऐसा प्रोडक्ट किसी के पास भी नहीं है, तो आप उसके लिए प्रीमियम चार्ज करते हो. कि मान के चलो जैसे कि गाड़ी में देख लो, लैम्बोर्गिनी गाड़ी हो गई, मर्सिडीज़ हो गई, इन लोगों का ब्रांड है, लग्जरी है, तो ये लोग प्रीमियम भी चार्ज करते हैं कि हमारा ब्रांड है तो हम लोग प्रीमियम भी चार्ज करेंगे. वो सब चीज़ें आ रही हैं डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी में. तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो गई. आगे चलते हैं. एच प्रोवाइड्स अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट आर टेलर्ड स्पेसिफिकली टू प्रेग्नेंट वुमेन. साफ साफ पता चल रहा है कि देखो इनका जो स्पेसिफिक जो एरिया कंसर्न का है वो प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए है, उनके लिए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाते हैं. तो ये जो है फोकस में आ जाएगा. डिफरेंशिएशन आपको बताया ही है कि ऊपर क्या होता है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 111 फोटोज वैल्यू चेन डिटरमाइंस वेदर एंड हाउ अ फर्म्स एक्टिविटीज़ कंट्रीब्यूट टू विच ऑफ द फॉलोइंग. हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे बड़ी बात जो है वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिव कैपेसिटी और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल. ये सब बात की बात है. उन्होंने मेन जो है वो किसकी बात करी थी कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो फर्म का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कॉम्पिटिशन में, वो सब कैसे सर्वाइव करने वाले. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 112 BCD कंपनी इज़ अ लार्ज ट्रेडिंग कंपनी. स्टीव जो है वो उसका एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर. देखो सबसे पहले हम लोगों को क्वेश्चन पर लेते हैं. अकॉर्डिंग टू पोर्टस वैल्यू चेन बट विच ऑफ द मैनेजर इज इन्वॉल्व इन अ प्राइमरी एक्टिविटी. हम लोगों ने पढ़ा था प्राइमरी एक्टिविटी और सपोर्टिंग एक्टिविटी. ठीक है. तो प्राइमरी एक्टिविटी में कौन इन्वॉल्व है. सबसे पहले देखो स्टीव जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का मैनेजर है. इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर लीगल और कंप्लायंस फंक्शन. ठीक है. उसके पास ये सारे फंक्शंस हैं. एडमिनिस्ट्रेशन का मैनेजर है और लीगल और कंप्लायंस के फंक्शंस के लिए भी वही रिस्पॉन्सिबल है. और इसके बाद शीला इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कस्टमर सर्विस. शीला जो है वो देखो इसको थोड़ा सा अलग से करेंगे, कस्टमर सर्विस. और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर करे कस्टमर हु हैव परचेज गुड्स फ्रॉम BCD कंपनी आर फुली सेटिस्फाइड, की मतलब कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन भी है वो भी होनी चाहिए. इसके बाद सन्नी एक और बंदा है जो कि डील करता है सप्लायर्स के साथ और नेगोशिएट करता है कि प्राइस और क्वालिटी क्या होनी चाहिए इन्वेंट्री की. ओके. सो प्राइस और क्वालिटी इन्वेंट्री की क्या होनी चाहिए वो डील करेगा सनी भाई साहब आ गए प्राइस एंड क्वालिटी के लिए. इसके बाद ही इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट सप्लायर. सबसे अप्रोप्रिएट सप्लायर कौन सा है प्लांट और मशीनरी का फैक्ट्री के लिए. उसके बाद लास्ट भाई साहब हमारे आए हैं सैम जो है वो इज़ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजर एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स विद इन द कंपनी. अब हम लोगों ने हर भाई साहब के रोल पढ़ लिए हैं. अब आपको बताना है कि कौन सा जो मैनेजर है वो प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होगा. तो अगर हम यहाँ पे बात करें सबसे पहले स्टीव भाई साहब आए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के मैनेजर हैं. अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड्स ही पढ़ोगे तो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को सपोर्ट करना है, एक सपोर्टिंग एक्टिविटी है. ठीक है. तो सबसे पहली बात तो अगर स्टीव एडमिनिस्ट्रेशन का मैनेजर है, लीगल कंप्लायंस फंक्शंस को हैंडल कर रहा है, तो वो जो है सपोर्टिंग एक्टिविटी निभा रहा है. हमें बताना है प्राइमरी एक्टिविटी, तो स्टीव जो है भाई साहब हमारे हट गए. इसके बाद शीला इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कस्टमर सर्विस. वो कस्टमर सर्विस जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि इंश्योर करें कि कस्टमर जिन्होंने भी कुछ खरीदे हैं वो फुली सेटिस्फाइड हों. तो येस ये जो है वो मेरे को आंसर सही लग रहा है. देखो शीला जो है वो एकदम परफेक्ट आंसर लग रहा है. क्यों लग रहा है. देखो कस्टमर सर्विस है, फुली कस्टमर जो नीड है देखो मैंने आपको ये पहले वाले चैप्टर्स में भी बताया जैसे जैसे कस्टमर की नीड जाएंगी वो सब कहाँ पे आपका जो वो इंक्लूड होता है वो होता है मार्केटिंग के अंदर. और मार्केटिंग जो है वो प्राइमरी एक्टिविटी होता है ना कि सपोर्टिंग एक्टिविटी. अगर आप कहोगे तो ये देखो अभी बताया था, ये देख रहे हो प्राइमरी एक्टिविटीज़ आपके सामने है. अगर मैं इसको थोड़ा सा साइड में ये सब जो चीज़ें हैं वो उसको थोड़ा हटाया जाए और बस मेन चीज़ें पढ़ी जाएँ. देखो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में क्या था कि जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए क्रिएटिंग में या फिर डिलीवरिंग करने में प्रोडक्ट की. और देखो ये मार्केटिंग और सेल्स है जिसमें प्रमोटिंग और सेलिंग द प्रोडक्ट था. और यहाँ पर भी देख लो कस्टमर की नीड्स को जो है वो पूरा कर रही है. तो शीला जो है वो परफेक्ट आंसर बैठ रहा है. अगर बाकी आंसर पढ़ें जो सनी है वो सप्लायर के साथ नेगोशिएट वगैरह करता है, तो ये भी काइंड ऑफ जो है वो एक सपोर्टिंग एक्टिविटी के अंदर ही आ गया. ठीक है. क्योंकि जो सनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सप्लायर से करो, इन्वेंट्री के साथ करो. बाकी ये जो है वो इसका सपोर्टिंग रोल है ना कि कोई प्राइमरी रोल है. और इसके बाद जो है वो सैम एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मैनेजर है और वो सारी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को संभालता है.
तो सबसे पहली बात आपको यही दिख रहा है कि सैम जो है वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मैनेजर है। उससे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि वो एक सपोर्टिंग मैनेजर का जो है वो रोल अदा कर रहा है, ना कि एक वो मेन मैनेजर है। तो इसलिए जो शीला है इसका आंसर जो होगा बेस्ट होगा। बाकी कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई तो आपको मैं कहूँगा कि वापस एक बार रिपीट करके देखो। और इसके बाद 2 क्वेश्चंस और बचे हैं। 113 AZ कंपनी इज़ परफॉर्मिंग अ स्वॉट एनालिसिस एंड नोट्स दैट इट हैज़ अ लार्ज कैश बैलेंस। ओके, तो उनके पास लार्ज कैश बैलेंस है, स्वॉट एनालिसिस कर रहे हैं। विच ऑफ द स्वॉट हेडिंग्स वुड बी द मोस्ट लाइकली टू बी फॉल अंडर। हाँ, तो देखो सबसे पहली बात, किसी के पास भी बहुत सारा कैश पड़ा है तो ये कभी भी जो है एक वीकनेस तो नहीं होने वाली, ना ही किसी चीज़ का थ्रेट होने वाला है। तो या तो स्ट्रेंथ होने वाली है या फिर अपॉर्चुनिटी होने वाली है। अब देखो स्ट्रेंथ ज़्यादा जो है वो इसका स्ट्रेंथ के ऊपर बनेगा, क्योंकि सबसे पहली बात लार्ज कैश बैलेंस है, तो कैश मेरे पास पड़ा है तो वो मेरी एक तरह से ताकत है, ठीक है। अब मैं उस ताकत को अपनी अपॉर्चुनिटी आगे जाके बना सकता हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मेरी वो जो है वो स्ट्रेंथ ही है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी बनाने के लिए अब मेरे को देखना पड़ेगा कि वो मैं कैश को कैसे किधर-किधर इन्वेस्ट वगैरह कर सकता हूँ और अच्छे से जो है कहाँ पे रिटर्न मिलेंगे, वो सब बात की बात है। लेकिन फ़िलहाल के लिए जो कैश बैलेंस है, पूछा है कैश बैलेंस, तो कैश बैलेंस मेरे लिए क्या है, स्ट्रेंथ। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। वैल्यू नेटवर्क लुक्स एट द लिंकेजेस बिटवीन द सप्लाई चेन्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन सच एज सप्लायर्स एंड देयर कस्टमर्स। तो वैल्यू नेटवर्क की आप लोगों को डेफिनेशन दी हुई है और ये साफ साफ जो है वो पूरी हूबहू डेफिनेशन ही है, ये बुक में लिख रखी है। वैल्यू चेन, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, वैल्यू नेटवर्क जो है आपको डेफिनेशन दी होगी और ये जो है वो बिल्कुल ट्रू है। इसमें कुछ भी वो नहीं है हार्ड एंड फास्ट रूल। वैल्यू नेटवर्क की यही डिफाइन होती है। वैल्यू नेटवर्क क्या होता है, जो सप्लाई चेन्स वगैरह डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की होती हैं उन दोनों को लिंक कराने का काम करता है। जैसे कि अगर सप्लायर है और कस्टमर है, इन दोनों के बीच में जो लिंक बनाएगा वो कौन बनाएगा, वैल्यू नेटवर्क। तो ये हो गई ट्रू। इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है। अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।